अब हम आपको दुनिया में भारत पर बढ़ते भरोसे से जुड़ा एक विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। विश्लेषण एनएसए अजीत डोभाल के मिशन सऊदी अरब से जुड़ा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस पाकिस्तान से सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया था, वो पाकिस्तान ईरान के हमलों के बावजूद सऊदी अरब की मदद के लिए आगे नहीं आया। मित्रों, एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच परस्पर रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के लिए ढांचे को ज्यादा मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। मित्रों, ये सबको मालूम है कि ईरान के युद्ध और हॉर्मूज के बंद होने की वजह से दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया। इस संकट से भारत भी प्रभावित हुआ है। इसी वजह से अजीत डोभाल ने ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को सऊदी अरब के दौरे पर प्राथमिकताओं में रखा है। ईरान युद्ध के दौरान भारत के लिए सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बढ़ी है। आज भारत का तकरीबन 17% कच्चा तेल सऊदी अरब से आ रहा है। हॉर्मूज के बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब बाब अल मंदेब के रास्ते भारत को तेल भेज रहा है। अब सऊदी अरब से आ रहे तेल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने यमन के हूती गुट से सऊदी अरब से आने वाले तेल के रूट को बंद करने के लिए कहा था। आज हूती लड़ाकों ने कह दिया कि वो सऊदी अरब के तेल का मार्ग पूरी तरह बंद कर देंगे। इसी संकट से निपटना अब भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया है और समाधान के लिए एनएसए अजीत डोभाल अपने मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं। दिक्कतों से निपटने के लिए अजीत डोभाल कई नीतियों का इस्तेमाल करते आए हैं। इन नीतियों को आज डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इस डोभाल डॉक्ट्रिन में भारत के एनएसए का एक मशहूर कथन भी शामिल है। अजीत डोभाल ने कई मौकों पर कहा है कि चुनौतियों से भरे वक्त में फैसले लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उन फैसलों को सही साबित करना है। इसी फिलॉसफी के तहत अजीत डोभाल अरब जगत में भारत की पहुंच को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, सऊदी अरब ने तेल की सुरक्षा के मुद्दे पर अजीत डोभाल से बातचीत क्यों की? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको अजीत डोभाल के इतिहास को देखना और समझना चाहिए। इतिहास में इस चैप्टर को ऑपरेशन राहत का नाम दिया गया है। वर्ष 2015 में यमन का गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था। हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला करके यमन की सरकार को हटा दिया था और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। उस समय यमन में तकरीबन 5000 भारतीय मौजूद थे। भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। चूंकि हूती गुट को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी थी, तो उनसे सीधी बातचीत संभव नहीं थी। तब अजीत डोभाल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बैक चैनल बातचीत के दरवाजे खोले थे। इस किस्म के संवाद में किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है। इसके साथ साथ अपने संपर्कों के जरिए भारतीय इंटेलिजेंस ने यमन के उन इलाकों की पहचान की थी जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। नागरिकों को निकालने वाले रास्तों की पहचान भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही की थी। भारतीय एजेंसीज ने जानकारी जुटाई। दूसरी तरफ भारत सरकार के आदेश पर नौसेना और वायुसेना ने यमन के नजदीक तैनाती की। इन प्रयासों की वजह से यमन से भारत ने 4741 भारतीय नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के तकरीबन 2000 नागरिकों को भी रेस्क्यू किया था। यमन में किया गया ऑपरेशन राहत तो अपने आप में एक मिसाल है। जिस देश में शक्तिशाली पक्ष से कोई संवाद तक नहीं था, वहां भी रातों रात संपर्क स्थापित किए गए और नागरिकों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब समझिए कि वर्तमान संकट में अजीत डोभाल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक बार किसी व्यक्ति या पक्ष के साथ संवाद में शामिल हो जाते हैं तो डोभाल कभी भी उस संपर्क को खत्म नहीं करते। ऑपरेशन राहत के बाद भी भारत ने हूती गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन यमन को भेजी जाने वाली मानवीय मदद में बढ़ोतरी कर दी। खाद्य पदार्थों से दवाओं की शक्ल में जाने वाली इस मदद का एक हिस्सा हूती प्रभाव वाले इलाकों तक भी पहुंचता है। यही वो फैक्टर है जो हूती गुट को साथ आ सकता है। मानवीय मदद के जरिए भारत ने हूती गुट को यह संकेत दिया कि यमन में भारत का मकसद सिर्फ मानवीय मदद है। दूसरी तरफ भारतीय नेवी के 2 से 4 नौसैनिक जहाज लगातार यमन के नजदीकी समुद्र में गश्त करते रहते हैं। यानी भारत हूती गुट से पुराने संवाद के चलते सऊदी अरब से तेल की सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है। इसके साथ साथ तेल की आवाजाही को नौसेना के जरिए सुरक्षा भी दे सकता है। तेल की सप्लाई के साथ साथ सऊदी अरब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब भी उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने भारत की अस्त्र मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, यानी इसे लड़ाकू जहाज से दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वायुसेना पुष्टि कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में अस्त्र मिसाइल का प्रयोग हुआ था। इस मिसाइल ने अपना लक्ष्य पूरा भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडोनेशिया ने भारत में अस्त्र मिसाइल खरीदने की डील की है। अब सऊदी अरब भी इस मेड इन इंडिया मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है।
सहयोग की ऐसी ही राष्ट्रीय नीति को आचार्य चाणक्य ने भी परिभाषित किया था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में समाश्रय नीति का जिक्र है। यह नीति कहती है कि किसी भी राजा को मित्र राष्ट्रों के साथ न सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते रखने चाहिए, बल्कि मित्र राष्ट्र को सैन्य सहयोग भी देना चाहिए। अगर यह सहयोग व्यवहारिक और हित आधारित होगा तो दोनों मित्र राष्ट्रों का विकास निश्चित है। हमेशा भारत के हितों को सर्वोपरि रखने वाले एनएसए अजीत डोभाल को जल्द एक बड़ा सम्मान भी मिलने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। 1 अगस्त को पुणे में गृहमंत्री अमित शाह अजीत डोभाल को सम्मानित करेंगे। लोकमान्य तिलक अवार्ड का आरंभ 1983 में हुआ था। हर साल देश और समाज सेवा में योगदान देने वाली हस्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अजीत डोभाल से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और समाजवादी चिंतक एसएम जोशी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।